प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सभी कक्षाओं में जिस विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अलंकार एक ऐसा विषय है जिस विषय के बिना हम काव्य को पढ़ ही नहीं सकते, काव्य को हम समझ ही नहीं सकते। और मैं तो कहूँगा कि काव्य क्या, कई जगह तो गद्य को समझने के लिए भी अलंकार का ज्ञान जो है वो अति आवश्यक होता है हमारे लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गद्य भाग में भी हमें कई अलंकार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और उन अलंकारों के प्रयोग से जो सौंदर्य है वो भाषा का बढ़ जाता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की। अलंकार शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिक जो है आभूषणों की बात आती है, गहनों की बात आती है कि किस प्रकार से महिलाएं, किस प्रकार से बहुत से लोग जो हैं गहने पहन करके अपना सौंदर्य जो है वो बढ़ा लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ लगभग जो पढ़ते हैं विद्यार्थी और जो कोशिश करते हैं उन सबको पता है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण या गहना। परिभाषा आप देखिए, परिभाषा आपको पुस्तकों में हो सकता है कुछ और मिले, कहीं आपको मिले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, कहीं आपको कुछ और मिल सकती है। बाकी मेरे हिसाब से मैं केवल काव्य नहीं कह सकता, इसलिए मैंने जो शब्द लगाया है यहाँ वो भाषा लगाया है कि भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द जो है वो अलंकार कहलाते हैं। अब इसको जो है आप मॉडिफाई करना चाहें, इसको आप बड़ी करना चाहें, किसी भी रूप में कर सकते हैं, पर मेरा जो प्रयास है, मेरा जो प्रयत्न है वो यही है कि आप अलंकार विषय को बुक की जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो +2 कर जाते हैं, BA कर जाते हैं, उसके बावजूद केवल निशान लगाने वाले रह जाते हैं कि बुक में देखा, कहीं गाइड में देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें रूपक है, यहाँ ये अलंकार है, वो टेक्स्ट बुक में वहाँ लिख लिया, उसके अलावा उनको जानकारी नहीं होती। यानी कि वो स्वयं जो है वो अलंकार को ढूंढ नहीं पाते हैं कि यहाँ असल में अलंकार है कौन सा। तो हम परिभाषा की ही बात कर रहे हैं और परिभाषा की बात करते करते हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, मैंने एक दो चित्र जो है आपके सामने बनाने का प्रयत्न किया है। ये देखिए एक महिला का चित्र है और इधर जो है ये आपकी भाषा है। महिला के चित्र के साथ मैंने एक ये बॉक्स बनाया है और इधर ये एक दूसरा बॉक्स बनाया है। इन पर आप गौर कीजिए, ये एक महिला है। ऑलमोस्ट माना जाता है कि महिला जो है वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती है। कभी अंगूठी, कभी टिक्का, कभी हार, कभी कोई और पाजेब एक्सेट्रा जो है बहुत से आभूषण पहन करके और अपने सौंदर्य को बढ़ाने की चेष्टा करती है। ये दूसरी बात है कि सौंदर्य बढ़ता है नहीं बढ़ता है। माना यह जाता है कि आभूषणों के प्रयोग से महिला का सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी कि इसके पास ये एक श्रृंगार बॉक्स है जिसको श्रृंगारदानी भी कहते हैं, गाँव में मैंने अक्सर सुना है। और वो श्रृंगार बॉक्स आता है, उसके अंदर जो है वो अपने गहने रखती है और जो भी अपना डेंट पेंट का सामान है वो उसके अंदर रखती है। और जब भी उसे मौका लगता है, विशेष रूप से कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है, तो वो उसमें से अपना सामान जो है वो निकालती है और उनका प्रयोग करती है और अपने सौंदर्य को जो है वो बढ़ा लेती है। जब महिला अपने सौंदर्य को हार का प्रयोग करके, अंगूठी का प्रयोग करके या माला का प्रयोग करके या पाजेब का प्रयोग करके अपना सौंदर्य बढ़ा लेती है, तो ये भाषा जो है वो कहाँ पीछे रहने वाली है। भाषा तो आपको पता है कि भाषा के बिना ये महिला कुछ नहीं और भाषा के बिना पुरुष कुछ नहीं, भाषा के बिना ये सृष्टि कुछ नहीं। भाषा के से ही जो है आप समझ सकते हैं कि सारा सब कुछ इस संसार में चल रहा है, सारा सब कुछ जो है इस संसार में समझने समझाने योग्य है। तो ये भाषा जो है वो, इसके पास भी एक बॉक्स है, इसके पास ये श्रृंगारदानी है, तो इसके पास ये अलंकारदानी है जिसमें अलंकार है। और ये भी अपने आवश्यकता अनुसार इस बॉक्स में से निकाल करके कभी उपमा का प्रयोग कर लेती है, कभी यमक का प्रयोग कर लेती है, कभी अनुप्रास का और कभी श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग करके अपने सौंदर्य को ये बढ़ा लेती है। मोटे शब्दों में हम बात करना चाहें तो इस परिभाषा की बात कर सकते हैं जो एक विद्वान ने दी है, शायद डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोई स्त्री शब्द बोल रहा हूं मैं,
जिस प्रकार से कोई स्त्री हार आदि गहने पहनकर सुंदर लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी उपमा आदि अलंकारों को धारण करके सुंदर लगने लगती है। यानी कि आभूषणों के प्रयोग से, गहनों के प्रयोग से महिला ने अपना सौंदर्य बढ़ा लिया और अलंकारों के प्रयोग से भाषा ने अपना सौंदर्य बढ़ा लिया। मोटी सी बात यह हुई कि इनके प्रयोग से इन दोनों का सौंदर्य जो है वो बढ़ता है। हम बिल्कुल सामान्य से उदाहरण की बात करते हैं कि टकटकी टके की ओर लग गई। अब देखिए टकटकी टका, कितना मजा आ रहा है बोलने में, लेकिन टके की जगह यदि हम पैसा कर देंगे टकटकी पैसे की ओर लग गई, लगता है कि बिल्कुल अब ढिल्ले का वाक्य जो है नहीं रहा। काली घटा का घमंड घटा आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं जरूर सुना है। तो काली घटा का घमंड घटा है की जगह हम कह दें कि काली घटा का घमंड कम हो गया, तो फिर सौंदर्य जो है वो जाता रहा। यही महत्व है अलंकार का। और कवियों ने अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, और किसी ने प्रयोग करना चाहा नहीं और उसके बावजूद भी अलंकारों का प्रयोग हो गया। ये ऐसा जो है सिस्टम जो है वो चलता आया है। आगे यदि हम बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं इसके भेदों की। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। आगे बात जब भेदों की करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके 3 भेद हैं। कहीं कहीं आपको इसके 2 भेद भी मिल जाएंगे, परंतु उन 2 भेदों की बात यदि करते हैं तो तीसरे भेद की बात करना भी अति अनिवार्य है। जो 3 भेद हैं, सबसे पहले है शब्दालंकार। पहले शब्दालंकार है, उसके बाद है अर्थालंकार। आप समझ सकते हैं कि लगभग संधि हुई है। शब्द जमा अलंकार शब्दालंकार हो गया और अर्थ जमा अलंकार अर्थालंकार हो गया। तीसरा जो अलंकार है वो है उभयालंकार। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब है दोनों, अर्थात जिस अलंकार में ये दोनों मिल जाए वो भी अलंकार है। अब जो मैं बात आपको समझाने वाला हूं वो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले शब्दालंकार। जब आपको किसी पंक्ति में कुछ शब्दों के कारण या शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होने के कारण अलंकार मिलता है तो वो कहलाता है शब्दालंकार। विस्तार से समझाऊंगा, पहले आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद है हमारा अर्थालंकार। तो जैसे शब्द में चमत्कार होने से शब्दालंकार हुआ या शब्द में अलंकार होने से शब्दालंकार हुआ, वैसे ही अर्थ में, शब्द में नहीं अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में, अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण जब अलंकार होता है तो वो आपका अर्थालंकार कहलाता है। उसके बाद यह उभयालंकार है, इसकी हम बात कर रहे थे। उभय जमा अलंकार उभयालंकार हो गया, आपकी मात्रा रह गई थी। तो उभयालंकार की यदि हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि उभय जो शब्द है उसका अर्थ होता है दोनों। दोनों का मतलब ये कि शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। जब किसी पंक्ति में आपको शब्दालंकार भी मिल जाए, अर्थालंकार भी मिल जाए, तो वो उभयालंकार कहलाता है। अब मैं एक ऐसी बात करता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि यह शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। शब्दालंकार की खास बात क्या है? शब्दालंकार में जिस भी शब्द का आप प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द आपने लगाया, उस शब्द विशेष का यदि आप समानार्थक शब्द, उस शब्द विशेष का समानार्थक शब्द या उसका सिनोनिम उठाकर के यदि आप लगा देते हैं तो वहां से वो अलंकार खत्म हो जाता है, वो सौंदर्य खत्म हो जाता है और वो अलंकार वहां नहीं रहता है। और किसमें? ये शब्दालंकार में है। कैसे? अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको, काली घटा का घमंड घटा, कि काली घटा का घमंड घटा मैंने लिखा, काली घटा
का घमंड घटा। अब यहां ये शब्द अलंकार है क्योंकि ये यमक अलंकार है, और यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार हैं। तो यदि मैं चाहे इस शब्द को उठा लूं चाहे इसको उठा लूं और इसके किसी भी एक के साथ जो है मैं उसका समानार्थक लगा दूं, उसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया। घटा का मतलब आपको पता है कम होना, तो मैं इसको कह देता हूं कम हो गया, ये मैंने लिख दिया। तो काली घटा का घमंड कम हो गया। अब यहां यमक अलंकार नहीं है, क्यों? क्योंकि यमक अलंकार का जो सौंदर्य था वो क्या था कि किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार और प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा, वहां यमक अलंकार होता है। अब यहां ये एक शब्द का प्रयोग 2 बार था, लेकिन हमने समानार्थक रखा और ये 2 बार का सौंदर्य खत्म हो गया, इसलिए अब यहां यमक अलंकार नहीं है, और नहीं है तो फिर ये क्या है? ये शब्द अलंकार हो गया। फिर बता देता हूं, जिस शब्द विशेष के कारण से शब्द अलंकार है, उस शब्द का यदि हम उसके स्थान पर समानार्थक शब्द रख दें, वहां हम उसका समानार्थक शब्द रख देंगे, तो वो अलंकार जो है वहां से गायब हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वहां से वो अनसीन हो जाएगा, वहां वो अलंकार नहीं रहेगा। ये पक्का नियम है। इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार जैसे मैंने कहा विपरीत, तो डेफिनेटली वो विपरीत ही है। विपरीत क्यों है? क्योंकि यहां यदि हम समानार्थक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो भी वो सौंदर्य जो है खत्म नहीं होगा, तो भी सौंदर्य बना रहेगा। ये होता है अर्थालंकार का विशेष रूप, विशेष जो इसकी विशेषता। कैसे? अब जैसे हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, ये हम एक इसका रूपक का उदाहरण ले लें, या उत्प्रेक्षा का ले लें, या उपमा का ले लें। हम उपमा का एक सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं, राधा का मुख चांद सा सुंदर है। ये मैंने उदाहरण ले लिया है, छोटा सा उदाहरण, सामान्य सा उदाहरण है। आपको पता है कि इसमें उपमा अलंकार है। ये एक राधा का मुख है, ये चांद है, ये सा है, ये सुंदर है। राधा का मुख आपको पता है उपमेय है, ये इसमें जो है उपमान है, ये इसमें वाचक शब्द है, और ये इसमें गुणधर्म या साधारण धर्म है। तो यहां मुख की जगह आप चेहरा ले लो, और कोई शब्द ले लो, यहां चंद्र ले लो, यहां चंद्रमा ले लो, अच्छा ले लो, बढ़िया ले लो, सी ले लो, समान ले लो। आपका जो उपमा अलंकार है वो यहां से गायब नहीं होने वाला। उपमा अलंकार आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो यदि समानार्थक शब्द रखने से अलंकार गायब हो गया, डिलीट हो गया, तो वो शब्द अलंकार है। और शब्द का समानार्थक शब्द रखने के बावजूद वो अलंकार डिलीट नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों बना रहा, तो वो आपका अर्थालंकार है। मैंने बताया मुख्य रूप से आपका अनुप्रास, श्लेष और यमक, ये तीनों शब्द अलंकार में आएंगे, जिन अलंकारों की हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। और रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, ठीक है, इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो आपके अर्थालंकार में आने वाले हैं। उभय अलंकार की मैंने बात की अभी, और आपको बताया कि जब ये दोनों होंगे कहीं किसी पंक्ति में, आपको अनुप्रास भी मिल गया, आपको रूपक भी मिल गया, तो वो उभय अलंकार हो गया। ठीक है, आपको श्लेष भी मिल रहा है और आपको वहां उपमा अलंकार भी मिल रहा है, तो वो आपका उभय अलंकार हो गया। ये एक सिस्टम होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे हम बात करते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात पहुंच जाती है फिर अलंकार के भेदों पर। अब अलंकार के भेद हमने आधार सीधे तो कर लिए कि भाई एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभय अलंकार। अब हम बात करते हैं
शब्द अलंकार के भेदों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो अलंकार है जो कि बहुत प्रिय है और सबको जो है इसकी जानकारी है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इसकी जानकारी है तो सबको, मुझे भी है और मुझे भी थी, परंतु समय के साथ साथ हमें अधिक जानकारी जो है विषय विशेष के बारे में होती रहती है, क्योंकि समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का जब हम समाधान करते हैं, जब हम जो है उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं तो फिर वो चीज़ हमारी समझ में आती है कि नहीं, यहाँ तो दिक्कत है, ये बात तो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है एक ही क्रम में पीछे पीछे बैठना। क्रम एक होना चाहिए, एक ही क्रम में, क्रम जो है वो एक होना चाहिए, ये आपको विशेष बात रखनी है। एक ही क्रम में पीछे पीछे बैठना, ये है इसका शाब्दिक अर्थ। और मैं आपको कहूं तो आधी बात हमारी वो शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो जाती है कि इस अलंकार की परिभाषा क्या होगी। क्रम एक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमने। एक ही क्रम में पीछे पीछे बैठना, एक ही क्रम का मतलब ये है कि आप पहले की बात कर रहे हैं तो पहले से पहला ही आपने देखना है, आप दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरे से दूसरा ही देखना है, और अंतिम की बात कर रहे हैं तो आपको अंतिम से अंतिम, अंतिम से अंतिम ही आपने वो रिपीट देखना पड़ेगा। और यदि आप सोचें कि मैं एक बार तो पहले वाले को देख लूं, एक बार जब मैंने पंक्ति को देखा तो प्रथम शब्द का जो पहला वर्ण है मान लिया वो क है और दूसरा शब्द है उसका अंतिम वर्ण क है, तो यह अनुप्रास नहीं है। तो ये अनुप्रास कब होगा? जब प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण जो है वही दूसरे शब्द का प्रथम हो, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वही दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण हो, यानी कि क्रमानुसार हो। एक ही क्रम का सिस्टम होना चाहिए, एक ही क्रम में पीछे पीछे बैठना। सीधी सी बात हो गई कि पहले शब्द का वर्ण देखना, फिर दूसरे शब्द का वर्ण देखना, तीसरे शब्द का वर्ण देखना, सीरियल नंबर सेम होना चाहिए। यानी कि यदि मेरे पास ये 4 कतार हैं तो इन 4 कतारों में यहां मेरे पास राम बैठा है, यहां श्याम बैठा है, यहां सीता बैठी है, यहां गीता बैठी है, तो ये भी पहले होना चाहिए, ये पहले भी, ये पहले भी, ये पहले भी, और ये यदि तीसरे पे है तो ये भी तीसरे पे। सबका क्रम जो है वो सेम होना चाहिए, ये अति आवश्यक बात इसमें देखने योग्य होती है। आगे हम बात करते हैं तो परिभाषा जो है वो आपको आती होगी, सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी पंक्ति में वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो, एक समान वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो, तो वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां एक बात देखने की होती है जो सबसे जरूरी होती है, जो मुझे दिक्कत आती थी, और वो क्या दिक्कत आती थी कि यदि मैं ये एक सामान्य सा उदाहरण लिखता हूं, ये मैंने लिखा मदन, ये मैंने लिखा मोहन, और ये मैंने तीसरा शब्द जो है इसका लिख दिया मालवीय। ठीक है, एक उदाहरण लिखता हूं छोटा सा, उसके बाद आगे बात हम करेंगे। 4 चोर चने चबाते चले। एक और लिख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। ये 3 उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए यहां यदि हम देखते हैं तो आपकी बात लगभग क्लियर हो जाएगी। पहले हमने मदन मोहन मालवीय लिखा, मुझे जो दिक्कत आती थी छोटी कक्षाओं में तो वो ये आती थी कि यहाँ ये तो समझ में आ गया कि मैं ये मो ये माँ इस कारण से अनुप्रास है, तो मैं ये सोचता था कि ये तो मैं है और ये मोह है और ये माँ है, तो ये एक समान तो नहीं हुए, एक समान तो नहीं है ये, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि समान वर्णों की आवृत्ति है? तो फिर एक नोट जो है वो दिमाग में रखना चाहिए कि इस अलंकार में केवल व्यंजनों की आवृत्ति देखी जाएगी, केवल व्यंजनों की, उनके साथ जुड़े हुए स्वरों की आवृत्ति नहीं देखी जाएगी। जो स्वर जुड़े होंगे तो स्वरों की जो दोहराई है, स्वरों का जो रिवीजन है,
वो इसमें नहीं देखा जाएगा, केवल व्यंजनों की आवृत्ति देखी जाएगी। ऐसा मैंने पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, ये म हलंत प्लस ए, यहां क्या है म हलंत प्लस ओ, यहां क्या है म हलंत प्लस आ। अब यहां ये मैं, ये ए ओ आ, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, हमने केवल इसको देखना है। इस प्रकार से यहां अनुप्रास अलंकार है। मैं मो मां के होने के बावजूद यदि यहां मदन है, ये मनोज है, इधर मंजीत है, तो भी ये अनुप्रास है। क्यों? क्योंकि अब तो इसमें स्वर सभी सेम हो गए, सभी में अस्वर हो गया, और अब स्वर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। हमने व्यंजन देखा और व्यंजन के देखते ही हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। दो जगह इसमें अनुप्रास आपको मिलने वाला है। एक न के कारण भी अनुप्रास है, मैंने बताया था क्रमिक आवृत्ति, तो ये थर्ड नंबर पे यानी लास्ट, और इधर भी लास्ट, इधर भी लास्ट, न से नए, तो नए वर्ण की एक बार आवृत्ति और मय वर्ण की दो बार आवृत्ति। मय वर्ण की दो बार क्रमिक आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास है, और नए वर्ण की एक बार क्रमिक आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही अगला उदाहरण आप देखिए, चार चोर चने चबाते चले। इसमें भी आप दो जगह अलंकार देख रहे हैं अनुप्रास, और वो कैसे, ये चार चोर चने चबाते चले, तो ये तो आपको समझ में आ गया। च च च, इनका हमने स्वर निकाल दिया आ, इसका निकाल दिया आ, बच गया क्या, च च च च च। तो 2 4 5 बार आया है, तो 4 बार आवृत्ति है, 4 बार रिवीजन है, तो च वर्ण की 4 बार क्रमिक आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और र वर्ण की, र से र वर्ण की एक बार क्रमिक आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम, राघव, राजा, राम, ये तीनों तो सेम है ही। यहां र, इनमें से हमने क्या निकाल दिया, हर बार इनमें से हर बार आ निकल गया, बच गया र इधर है, तो र वर्ण की 1 2 3 4 बार आया है, तो 3 बार आवृत्ति हो गई, तो र वर्ण की 3 बार क्रमिक आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये इसका सिस्टम होता है। ध्यान रखेंगे कि यदि यहां र है और दूसरे में यहां र है, तो यह अनुप्रास नहीं होगा। यहां र है, दूसरे में बीच में र है, तो भी अनुप्रास नहीं होगा। इधर र है और इसके शुरू में र है, तो भी अनुप्रास नहीं होगा। मैंने कह दिया कि आवृत्ति जो है वो भाई क्रमानुसार होनी चाहिए, बिल्कुल सीरियल वाइज होनी चाहिए। क्रमानुसार नहीं है तो फिर आपका अनुप्रास अलंकार भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। मैं यहाँ पांचों भेदों की व्याख्या तो नहीं करूंगा, परंतु आपस में जो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, उन 2-3 भेदों की बात मैं अवश्य आपके साथ करना चाहूंगा। और वो बात क्या है, वो देखिए, सबसे पहले है जो इसके भेद अनुप्रास के, सबसे पहले है 6 का अनुप्रास। अब ठीक है, सबसे पहले 6 का अनुप्रास। दूसरा जो है वो है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास। तीसरा जो भेद है वो है अंतयानुप्रास। तीन ये भेद। चौथा लाटानुप्रास होता है, पांचवा श्रुत्यानुप्रास होता है। हम केवल 3 की बात यहां कर रहे हैं। सबसे पहले 6 का अनुप्रास की हम बात करते हैं। 6 का अनुप्रास में और इनमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। यहां देखिए, एक ही बार क्रमिक आवृत्ति होगी। जब एक ही बार किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति हो, तो वहां आपका 6 का अनुप्रास अलंकार होता है।
अब देखिए इनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत ये है कि अनुप्रास तो कोई भी लिख देगा, परंतु भेद में यदि हम चले जाते हैं तो हमें मान सम्मान जो है वो ज्यादा मिलेगा। हमें ये माना जाएगा कि हाँ इस बच्चे को या इस व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इस विषय के बारे में है, इसने ट्रेनिंग नहीं कर रखी, इसने रट्टा नहीं लगा रखा है, एक ही बार क्रमिक आवृत्ति हो, ये आपने ध्यान देना है। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था और वो था मदन मोहन। यदि हम इतना रख लेते हैं तो ये आपका 6 का अनुप्रास का उदाहरण है। न से ये न और मैं से मोहन, एक बार आवृत्ति हो गई तो 6 का अनुप्रास है। ठीक है, यहां क्या है, ये देखिए एक से अधिक बार क्रमिक आवृत्ति हो, एक से अधिक बार क्रमिक आवृत्ति होगी तो फिर वो हो जाएगा आपका वृत्यानुप्रास। अब यहां मैंने अभी उदाहरण लिखे थे आपके सामने, वो उदाहरण हम ले आते हैं दोबारा से। देखिए ये है मदन मोहन मालवीय। अब ये हो गया एक और ये 2, मैं की 2 बार आवृत्ति हो गई और 9 की 1 बार आवृत्ति हो गई, तो ये हो गया आपका 6 का अनुप्रास और म के कारण हो गया आपका वृत्यानुप्रास। जो अभी हम बात कर रहे थे 4 चोर चने चबाते चले, तो च के कारण जो है वो हो जाएगा आपका वृत्यानुप्रास, और 4 चोर चने चबाते चले में र के कारण जो है जिसकी आवृत्ति केवल 1 बार है वो हो जाएगा आपका 6 का अनुप्रास। ऐसे ही रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, र र र र दिख रहा है आपको, तो वो आपका वृत्यानुप्रास है। मुझे नहीं लगता कि ये समझ में ना आए हो, आपको डेफिनेटली ये दोनों समझ में आ गई हैं। अब अंत्यानुप्रास की यदि हम बात करते हैं तो अंत्यानुप्रास थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है। मैं यदि परिभाषा की इसकी बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब किसी पंक्ति का अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण, तो मैं मोटी मोटी बात लिख लेता हूं, अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण, और ये प्रथम पंक्ति की बात कर रहा हूं, प्रथम पंक्ति में, और उसी के साथ लगातार जो दूसरी पंक्ति है, द्वितीय जो पंक्ति है, उसमें क्या हो और इसमें क्या हो। तो पहली बात क्या हो गई, अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरी जो बात है इसी से जुड़ी हुई वो है अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर, अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर, और ये सेम चीजें उठा लो आप दूसरी पंक्ति के साथ, दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर, सेम चीजें हो गई। जब एक बराबर हो, ये दोनों एक बराबर हो, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर दोहराता हूं, जब प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर यदि आपस में मिलते हैं तो फिर वहां आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। या आप कह सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार में तुक होता है या मेल होता है, तुक्का या मेल होता है, ये भी आप कह सकते हैं। प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण और उसी में अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर दूसरी पंक्ति के इन सेम से मिलता हो तो वहां आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।
11th क्लास में आपने पढ़ा है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। ये प्रथम पंक्ति है फकीर एक कविता है, उस कविता की मैं अंतिम शब्द को लिख लेता हूं। रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ये आया। मैंने जो नियम बताया वो क्या था, अंतिम वर्ण से अंतिम वर्ण मिल जाए और अंतिम वर्ण से जो पहला वर्ण है उसका स्वर, और इधर भी वही अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर। रा के यदि हम टुकड़े करते हैं तो र जमा आ जाएगा, और मां के यदि हम टुकड़े करते हैं तो मैं जमा आ जाएगा। तो ये दोनों मिल रहे हैं और ला से ला मिल रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, ये अंत्यानुप्रास हो गया। आप किसी भी दोहे को उठाकर देखेंगे तो वहां भी आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। कोई भी दोहा आप सोचिए, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनक ने चाही। ठीक है। और आप किसी और कविता को उठा करके देखिए, तो जब ये अंतिम जो वर्ण है वो आपस में मिलते हो और अंतिम वर्ण से पहले वर्ण का स्वर आपस में मिलते हो तो वहां आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। अब ये देखिए रोए और ये कोय, तो य से ये मिल गया, र में ओ है और क में भी ओ है। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अपनी और घनी, नी और ओ, ये होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये आज हम इतनी ही बात पर जो है अपना जो मैटर है वो समाप्त करते हैं। आज हमने बात की अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की जो है परिभाषा हमने की बात, और अलंकार और आभूषणों में अंतर की हमने बात की। उसके बाद जो अलंकार के हमने भेद किए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उसके बाद हम अनुप्रास अलंकार में आ गए, हमने शुरू किए, और अनुप्रास अलंकार शायद पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा, और न केवल अनुप्रास बल्कि आज जितनी हमने बातें की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे।